फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे आर्के बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है। बैक्टीरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का हमारा बचा है। एक है आर्के बैक्टीरिया और एक है आपका साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको ग्राम पॉजिटिव भी मिल जाएंगे और ग्राम नेगेटिव भी मिलेंगे। कुछ ग्राम पॉजिटिव फॉर्म है और कुछ कैसी हैं, ग्राम नेगेटिव। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, मोनेरा किंगडम को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यूग बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया इज द ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। ये एंशिएंट बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। इसका मतलब मोनेरा किंगडम में जो सबसे पहले ग्रो हुए थे, जो सबसे पहले इवोल्व हुए थे, वो किसके मेंबर थे बेटा? आर्के बैक्टीरिया की। अब क्योंकि जितनी भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं उनमें से सबसे सिंपल है मोनेरा के मेंबर। दैट मीन्स आर्के बैक्टीरिया के मेंबर, दे वर द फर्स्ट टू बी बोर्न ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट के ऊपर सबसे पहले जो लाइफ की एग्जिस्टेंस आई थी वो किसकी फॉर्म में आई थी? आर्के बैक्टीरिया की फॉर्म में। ठीक है। हालांकि आज भी नाउअडेज दे आर प्रेजेंट, आज भी वो प्रेजेंट है, बट विद देयर प्रिमिटिव कैरेक्टर, आज भी वो अपने प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, बट लिविंग फॉसिल हम किसे कहते हैं? फॉसिल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स के जो हार्ड पार्ट के इम्प्रेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। लेकिन ये हैं तो एंशिएंट, फॉसिल हमें किसके मिलते हैं? एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के। लेकिन है तो ये एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, लेकिन आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आज भी अपने एंशिएंट कैरेक्टर के साथ ही प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल्स में सबसे ओल्डेस्ट कौन है? आर्के बैक्टीरिया के मेंबर है। तो इसलिए हमने कह दिया कि दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। मोड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये एनारोबिक होती हैं कुछ फॉर्म, और कुछ इनके केस में एरोबिक भी होती हैं। दोनों फॉर्म हमें दोनों मिलते हैं। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है सेल वॉल। ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसका यूनिक पॉइंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन तो क्या होती है? एब्सेंट। ठीक है, अब पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है तो फिर ये बनते किसके हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। तो इनमें म्यूरिन नहीं होता है, इनमें सूडोम्यूरिन होता है। इनकी वॉल किससे बनी हुई होती है? सूडोम्यूरिन से। ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सूडोम्यूरिन के अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। जैसे वहाँ पर हमने कहा था नाग और नाम की अल्टरनेटिंग यूनिट है और एक टेट्रापेप्टाइड की चेन भी थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड आपको मिलेंगे, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा, म्यूरिन नहीं होगा। उसकी जगह पे हम उसको क्या कहते हैं? सूडोम्यूरिन। अब सूडोम्यूरिन और म्यूरिन में क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअल में पेप्टाइडोग्लाइकन की ही एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है? नाम की जगह पे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की जगह पे इनमें प्रेजेंट होता है एन एसिटाइल टेलोसामीन यूरानिक एसिड, एन एसिटाइल टेलोसामीन यूरानिक एसिड। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनके केस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें आपको डी अमीनो एसिड भी नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? डी अमीनो एसिड भी नहीं मिलेंगे। दो चेंज यहाँ पर आए,
एक तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की जगह पे क्या मिलेगा, एन एसिटाइल टलोसामीन यूरानिक एसिड, और दूसरा डी अमीनो एसिड भी इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ये चेंज होता है किसमें, पेप्टाइडोग्लाइकन और स्यूडोम्यूरिन के केस में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, दे ऑल आर रेजिस्टेंट टू लाइसोजाइम। आपको पता है लाइसोजाइम जो होते हैं ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, लेकिन ये जो आर्के बैक्टीरिया के मेंबर हैं ये लाइसोजाइम के रेजिस्टेंट होते हैं। दैट मीन वो इनको किल नहीं कर पाते, और इवन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए भी ये क्या है, रेजिस्टेंट है। बीटा लैक्टम में हमने क्या बताया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बताया था जो कि सेल वॉल को टारगेट करता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्या है, रेजिस्टेंट है, मतलब उनका इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ये तो था सेल, क्यों नहीं आता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन वैसी नहीं है जैसे बैक्टीरिया की थी, डिफरेंट है, तो ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर आता है सेल मेम्ब्रेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनके केस में नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है। जबकि यू बैक्टीरिया के केस में अगर आप देखोगे तो उनमें यूनिट मेम्ब्रेन होती है। यूनिट मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, एक प्रोटीन की लेयर है, फिर आपको एक लिपिड की लेयर मिलेगी, फिर से प्रोटीन की लेयर मिलेगी, और प्रोटीन लेयर की थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम और लिपिड लेयर की होती है 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस हो जाती है 75 एंगस्ट्रॉम। सेल वाले चैप्टर में आप ये पढ़ोगे यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसी सेल मेम्ब्रेन तो किस में प्रेजेंट होती है, यू बैक्टीरिया में। इनके केस में ऐसी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इनके पास नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स ऐसी मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होती है। और क्या डिफरेंस होता है यूनिट मेम्ब्रेन में, तो एक और चीज़ ध्यान रखना, जर्नली हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, बाई लेयर। और वो लिपिड भी कैसे होते हैं, मोस्टली सिंपल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं, लेकिन इनके केस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर्ड है, जबकि यू बैक्टीरिया में आपको कैसे मिलेगी, डबल लेयर्ड। यहाँ पर ब्रांच्ड चेन लिपिड होंगे, जबकि वहाँ कैसे लिपिड होते हैं, स्ट्रेट चेन लिपिड होते हैं। ठीक है, इसी दो डिफरेंस हैं। एक तो क्या है, लिपिड की सिंगल लेयर होगी, लिपिड की क्या लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, और ऊपर से ब्रांच्ड चेन लिपिड होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ब्रांच्ड चेन। ये जो सिंगल जो लेयर है ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की, इसकी वजह से आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव कर जाते हैं, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। और इवन इनके अंदर जो 16S rRNA होता है वो भी अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। तो ये सारे कैरेक्टर आर्के बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं टू सरवाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ठीक है, हालांकि आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर है ना, दे क्लोजली रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल। काफ़ी हद तक ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं किसके साथ, यूकैरियोटिक सेल। किसमें, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में काफ़ी हद तक मैच करते हैं। आरएनए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द राइबोसोम में भी मैच करते हैं। आरएनए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द राइबोसोम। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो काफ़ी हद तक यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन से मैच करते हैं। किससे मैच करते हैं,
यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन से मैच करते हैं, क्योंकि इनकी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का जो मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम के आरएनए, जैसे कि हमें पता है राइबोसोम किस किस से मिलकर के बना है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना है, तो उनके आरएनए कॉम्प्लीमेंट्स में भी ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इसका मतलब इनके अंदर जो प्रोटीन है वो यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन के होमोलोगस होते हैं, उनसे काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इनकी हैबिटेट को लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं हैबिटेट की, तो ये तो हमने कह दिया कि आर्के बैक्टीरिया के मेंबर कहाँ मिलते हैं, हार्श हैबिटेट में मिलते हैं। लेकिन हार्श हैबिटेट कैसी, उसके बेसिस पर हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आर्के बैक्टीरिया के वो मेंबर जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, एक हॉट स्प्रिंग एरियाज में मिलते हैं हमें, और थर्ड जो कैटेगरी है वो मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदल वाले जो एरियाज होते हैं। ठीक है, तो सॉल्टी एरियाज में जो आर्के बैक्टीरिया के मेंबर मिलते हैं उनको हम कहते हैं हैलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो मिलते हैं उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल। मार्सी एरियाज में जो मिलेंगे उनको हम बोलेंगे मिथानोजेंस। ठीक है, तो ये एक कैटेगराइजेशन होता है। एक चीज और ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या होता है, आर्के बैक्टीरिया जो है इसको हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। कितने डिविजन्स में, 2 डिविजन्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यूरी आर्केयोटा एंड क्रू आर्कियोटा। यूरी आर्कियोटा के अंदर फर्दर हम 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, एक तो आपके मिथानोजेंस और दूसरे हम पढ़ेंगे हेलोफाइल्स। और क्रू आर्कियोटा में हम पढ़ते हैं बेटा हॉट स्प्रिंग रीजन में जो मिलते हैं, दैट मीन्स थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, तो इन्हीं को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं मिथानोजन, इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि मिथानोजेंस की कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्या है। तो मिथानोजेंस को कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है बायोगैस प्लांट के अंदर, बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए, या इसको हम मीथेन एंड फ्यूल गैस भी बोल देते हैं। उसके प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से मिथानोजेंस वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मिथानोकोकस, मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कमर्शियल यूटिलाइजेशन अगर आपसे पूछ ले कि मिथानोजेंस की कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्या है, तो क्या है बेटा कि ये बायोगैस प्लांट में यूज़ होते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट में बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, या उसको हम फ्यूल गैस भी कहते हैं, और क्योंकि उसका मेन कंपोनेंट होता है मिथेन, तो मिथेन गैस भी हम बोल देते हैं। कैसे, मिथेन की कंपोजिशन होती है बायोगैस में 50 से 75%। ठीक है, CO2 होती है 25 से 50%। मेन 2 गैसेज होती हैं, मिथेन सबसे ज़्यादा, फिर CO2 होती है। बाकी ट्रेस अमाउंट में होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है 0 to 10%, हाइड्रोजन होती है 0 to 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 to 3%, और ऑक्सीजन होती है बेटा 0 to 2%। मेनली आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी होगी, मिथेन की, कितना 50 से 75%, फिर CO2 कितना 25 से 50%। ठीक है,
एक चीज़ और ध्यान रखना, बायोगैस में, बायोगैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट में हम गोबर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? गोबर यूज़ करते हैं, एनिमल का एक्सक्रीटा हम यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो रूमिनेंट कैटल होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, ठीक है, ये क्या है? रूमिनेंट कैटल। तो रूमिनेंट कैटल के अंदर जो स्टमक होता है उसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, और उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं र्यूमेन। तो जैसे ही हम इन कैटल को फीड देते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, उसको सेमी डाइजेस्ट करते हैं और र्यूमेन में ले जाते हैं। उसके बाद र्यूमेन से वापस वो माउथ में लेके आते हैं, उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद बाकी के स्टमक के पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्चुअल में जो ये र्यूमेन होता है इसके अंदर आपके मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, और वहीं से ये किस में आते हैं? गोबर में आते हैं, ठीक है। रूमिनेंट कैटल के र्यूमेन में जो मिथेनोजेंस होते हैं ये एज ए सिम्बायोंट रहते हैं, और यहाँ पर इस कैटल के स्टमक में ये हेल्प करते हैं किसमें? फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। क्योंकि एनिमल क्या खाते हैं बेटा, मोस्टली जो रूमिनेंट कैटल होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें सेलुलोज होता है, तो ये उसकी हेल्प करते हैं सेलुलोज की फर्मेंटेशन में, ठीक है। वहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? रूमेनोकोकस। कौन सा होता है बेटा? रूमेनोकोकस, ठीक है। जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं उनमें अगर मोड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक तो कमर्शियल एप्लीकेशन इसकी इंपॉर्टेंट, ये यूजेज इसके दोनों इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो रूमिनेंट कैटल के र्यूमन में एज ए सिम्बायोंट पाए जाते हैं और सेलुलोज के फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। एक कमर्शियल इनकी यूटिलाइजेशन है बायोगैस की प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना। और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एनारोबिक मोड को ही फॉलो करेंगे। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो उन उसके लिए उसको कार्बन और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट से कार्बन और एनर्जी लेते हैं, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये हमने पहले ही कह दिया है कि ये कहाँ पे मिलते हैं? मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, कैटल यार्ड में आपको कॉमनली ये मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड प्लस CO2, और इससे क्या बना देते हैं? मिथेन बना देते हैं। ये क्योंकि मिथानोजन क्यों कह रहे हैं? मिथानो मतलब मिथेन, जन मतलब जनरेट करने वाले। ये क्या करते हैं? मिथेन की जनरेशन करते हैं, मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये था आपका मिथानोजन्स के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हैलोफाइल्स, कंपैरेटिव भी हो जाएगा इनका। तो मिथानोजन्स की हैबिटेट थी मार्शी एरिया, इनकी हैबिटेट है सॉल्टी एरिया, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफिक थे, और आपके जो हैलोफाइल्स होते हैं दे आर कीमोहेट्रोट्रॉफिक। कीमोहेट्रोट्रॉफिक मतलब हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये फैकल्टेटिव एनारोब है, फैकल्टेटिव एनारोब। जबकि मिथानोजन्स में हमने क्या कहा था? वो ऑब्लिगेट एनारोब है, ठीक है। हैलोफाइल्स क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि ये सॉल्ट लविंग है, सॉल्ट रिच एरियाज में पाए जाते हैं। वो मार्सी एरियाज में थे, ये सॉल्ट रिच एरियाज में है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ब्राइन की कंडीशन हो जाती है, बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन 2.5 से 5 मोलर कंसंट्रेशन पे भी ये क्या कर जाते हैं बेटा? सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैबिटेट है ऐसी? फॉर एग्जांपल जिसको हम बोल देते हैं साल्ट पैन्स, वहाँ पे आपको मिलते हैं। सॉल्ट बैड्स में मिलते हैं, सॉल्ट मार्सिस में भी पाए जाते हैं। तो ये इनकी हैबिटेट होगी अलग अलग टाइप की। अब आ जाओ इसके मेन फीचर के ऊपर।
बेटा नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, नॉर्मली जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को ट्रैप करता है तो वो फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जब लाइट को ट्रैप करते हैं तो ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली एटीपी बना लेते हैं। और जब कंडीशंस एनारोबिक हो जाती हैं, क्योंकि ये फैकल्टेटिव एनारोब है, ऑप्शनल मोड है, एरोबिक होता है तब तो क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं और उससे डायरेक्टली एटीपी सिंथेसाइज कर लेते हैं। और जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो इसी एटीपी को, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग सम अदर मटेरियल। किसी और मटेरियल को यूटिलाइज करने की बजाय किसको यूटिलाइज करेंगे, एटीपी को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, या पहले मेम्ब्रेन देख लो, एक्चुअल में क्या है जो लाइट के ट्रैप में हेल्प करती है, इनके डायरेक्टली एटीपी की सिंथेसिस करती है, तो वो एक मेम्ब्रेन जो लाइट ट्रैपिंग में हेल्प करती है वो पर्पल मेम्ब्रेन होती है, जो ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उससे डायरेक्टली क्या बना लेती है, एटीपी बना लेती है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर वो पिगमेंट कौन सा है जो डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो है बेटा बैक्टीरियो रोडॉप्सिन। कौन सा पिगमेंट है, बैक्टीरियो रोडॉप्सिन पिगमेंट है, ठीक है। दे आर एबल टू लिव अंडर हाई सॉल्ट कंडीशन। अब क्यों हाई सॉल्ट कंडीशन में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे क्या फीचर हैं जो नॉर्मली इंडिविजुअल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं लेकिन ये कर जाते हैं। उसके कारण क्या है, पहला रीजन है प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन, कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके अराउंड म्यूसिलेज कवरिंग होती है जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से इनको काफ़ी हद तक क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तीसरा क्या है, इनके अंदर सैप वैक्यूल प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं। अब आपको पता है कंसंट्रेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, उन ऑर्गेनिज्म पे जिनके अंदर सैप वैक्यूल होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सैप वैक्यूल क्या करते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस कर देते हैं। अब इनके पास सैप वैक्यूल तो है नहीं तो प्लाज्मोलिसिस भी नहीं होगा। जो सेल जिसके अंदर सैप वैक्यूल होते हैं, अगर उसको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रखा जाता है तो सेल जो है वो वाटर को लॉस करती है और उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब क्योंकि इसके पास सैप वैक्यूल नहीं है तो प्लाज्मोलिसिस भी नहीं होगा, ठीक है। और चौथा कारण क्या है, हाई इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन। इनकी जो इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो भी हाई होती है। आपको पता ही है प्लाज्मोलिसिस किस बेसिस पर होता है, इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो जाता है तो फर्दर लॉस नहीं होता है, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। तो बेटा क्योंकि ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्यों सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनके इंटरनल भी सॉल्ट कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई होती है, तो उनके बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हैलोफाइल्स के बारे में। अब हम आते हैं थर्मो एसिडोफाइल। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये अप टू 80 डिग्री सेल्सियस तक भी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। और एसिडो मीन्स हाईली एसिडिक कंडीशन, कितनी एसिडिक, 2 pH तक भी सरवाइव कर जाते हैं। 7 pH होती है न्यूट्रल pH, तो ये 2 pH हाईली एसिडिक कंडीशंस में भी क्या कर जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। इवन कुछ बैक्टीरिया तो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। मिलेंगे कहाँ, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, जो कि मोस्टली हमें हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। मिथानोजन ऑटोट्रॉफिक थे, आपके हैलोफाइल हेट्रोट्रॉफिक थे, और ये कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक है, ध्यान रखना। एरोबिक कंडीशंस में तो ये क्या करते हैं बेटा,
एरोबिक कंडीशन में ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में। एरोबिक कंडीशंस में ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन क्या होगी, 2 सल्फर प्लस 2 वाटर प्लस 3 O2 गिव राइज टू 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन एनारोबिक कंडीशंस में क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में दे रिड्यूस सल्फर, सल्फर का रिडक्शन करेंगे किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड में। ध्यान रखना, एरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे सल्फर का और सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, और एनारोबिक कंडीशन में रिडक्शन कराएंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स को लेकर के, तो ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लाज्मा, ठीक है, थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, थर्मस सल्फोलोबस, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। और अगर मोड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूजुअली तो ये स्ट्रिक्ट एनारोब होते हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, जहां पर एक्सेप्शनली दीज आर के बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एरोब। कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें आपको ऑब्लिगेट एरोब भी मिलते हैं। हालांकि जर्नली ये कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के केस में हमें ऑब्लिगेट एरोब भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मेन चीज़ें ध्यान रखना बेटा। सबसे मेन चीज़ क्या है, आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं उनको प्रिमिटिव मोनारेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं और इसका कारण क्या है, पहला रीज़न हमने बताया कि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, एनसीईआरटी ने बताया था। अब सेल वॉल में क्या डिफरेंस है वो हमने अब डिस्कस कर लिया कि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन तो एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, शूडोम्यूरिन होता है। और शूडोम्यूरिन और उसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, यहाँ पर नाम की जगह एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की जगह एन एसिटाइल टेलोसामीन यूरानिक एसिड मिलता है, और साथ में डी अमीनो एसिड्स में नहीं मिलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस इनमें आता है इनकी सेल मेम्ब्रेन में। इनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड से बनी हुई होती है, और नॉन यूनिट की मेम्ब्रेन है। एक तो सिंगल लेयर है, ऊपर से ब्रांच्ड चेन के लिपिड्स होते हैं, ठीक है। हालांकि इनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक यूकैरियोटिक प्रोटीन से मैच करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से मैच करते हैं, होमोलोगस होते हैं उनके, क्योंकि इनके प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो किससे मैच करता है, यूकैरियोट से मैच करता है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि इनको हम हैबिटेट के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल एंड मिथेनोजन। मिथेनोजन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन बायोगैस प्लांट में होती है, और दूसरा ये रूमिनेंट कैटल के रूमेन में सेल्यूलोज के फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथेनोजन ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हेलोफाइल आपके होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब। थर्मोएसिडोफाइल जो है वो मोस्टली तो स्ट्रिक्ट एनारोब होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऑब्लिगेट एरोब भी मिलते हैं, ठीक है। और हेलोफाइल्स की एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइट को ट्रैप करते हैं और डायरेक्टली उससे एटीपी बनाते हैं, कोई और ऑर्गेनिक मैटर नहीं बनाते हैं, उससे डायरेक्टली एटीपी बनाते हैं और एनारोबिक कंडीशंस में इसी एटीपी पे सब्सिस्ट करते हैं। और ये एटीपी सिंथेसाइज कौन करता है, इसकी पर्पल मेम्ब्रेन में पिगमेंट होता है बैक्टीरियोरोडॉप्सिन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये था आपका आर्के बैक्टीरिया का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। थैंक यू।